नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक कोट के साथ। चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, ओवरकमिंग देम इज व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर समझाई गई है कि अगर जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी ना, तभी मजा आएगा जिंदगी जीने में। अगर कोई चुनौती ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग उसको उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन उसका निकालने के लिए आपको ही उसका माइंड सेटअप भी आप नहीं बना रहे हो। ओके, तो मतलब एक इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर रहे हो कि किस तरीके से मैं इसका सोल्यूशन निकालूं, तो कैसे मजा आएगा? देखो, दो तरीके से हम सोल्यूशन निकालते हैं। एक तो होता है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट लिया जाए, पूरा का पूरा फोकस लगाया जाए उस प्रॉब्लम में। ओके, दूसरा होता है कि उसको नेगेटिव वे में हम ले जाते हैं जब। ओके, मतलब कि मतलब चैलेंजेस क्यों आए, तो ये जो सोचना ये गलत बात है। ओके, पॉजिटिव माइंड रखना है, जब भी चैलेंजेस आए तो उसका सोल्यूशन इंटरेस्टिंगली निकालना है। मतलब उसमें पूरा का पूरा ना विले कर लेना अपने आप को, अगर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन चाह रहे हो तो मजा आएगा। ओके, तो बहुत जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि अगर आप बाइक लेकर जा रहे हो, बाइक लेकर किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर, रास्ते में बाइक खराब हो गई, तो वो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, तो आपके सामने चैलेंज है। ओके, तो अगर आप डेली बाइक चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाइक में। ओके, तो ऑन द स्पॉट आप ही को सोल्यूशन निकालना है और उसी बाइक को सही करके आगे निकलना है। ओके, तो ये सब चीजें हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर जब आप उसका यहाँ पर ओवरकम करोगे, सोल्यूशन निकालोगे, तभी आपको जिंदगी में ना आपको बस कुछ मतलब निकलेगा। चाहे किसी भी तरीके का चैलेंज है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का गोल है, जिसके ऊपर कि आप यहाँ पर फोकस करके चल रहे हो। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स। ओके, तो इसके अलावा ये है आज का एडिटोरियल पेज। तो यहाँ पर आज 4 आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो पहला आर्टिकल जो है, तो यहाँ पर देखो, माउस्ट अभी अटैक हुआ, नक्सलाइट अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए। तो उसके बारे में है, मतलब किस तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। इसके अलावा एक प्री पैक रेजोल्यूशन जो है ना, वो अभी एक मूव जो है पास आउट किया गया है। ओके, तो अभी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, तो उसको और मजबूत करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसको इसके बारे में चर्चा करते हैं, काफी बढ़िया आर्टिकल है ये। और इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब अंडर एस्टिमेशन जो हम लगा लेते हैं, मतलब कि जैसे कोविड बीमारी फैल रही है तो उसके क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं। ओके, तो उसके रिगार्डिंग बहुत खूबी यहाँ पर चर्चा की गई, मतलब क्या साइकोलॉजिकल हमारा माइंड सेटअप कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और जो फोर्थ नंबर वाला एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, जो यहाँ पर डिजिटल मार्केट में जो है अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, amazon हो गया। ओके, तो ये सब इन्हीं कंपनीज के बारे में कैसे इनको टैक्स लग रहा है, मतलब किस तरीके से, मतलब आपसी सहमति बननी चाहिए। जैसे हमें हाल ही में एक दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें जो यूएसए है, वो भी अभी राजी हो रहा है कि किस तरीके से इन बड़े प्लेयर्स को हम यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स इनके ऊपर लगाएं, जो कि एक जैसा हो, जहां जहां पर भी ये कंपनीज जिस भी देश में ये व्यापार कर रही हैं, तो ये क्या करती हैं, ये मतलब प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती हैं। बेस एरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती हैं, जिससे जिसके चलते जितना टैक्स जिस देश में इनका देना बनता है वो चुरा लेती हैं, नहीं देती। तो अभी एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स की बात चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर की गई हैं, जिसको भी इस आर्टिकल को भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ओके, तो ये 4 मेन आर्टिकल्स जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी जहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इकोनॉमी का एक कंसेप्ट होगा, जिसको डेली बेसिस पे हमें एक नया टॉपिक जो है, नई बात जो है वो सीखने को मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पिछले 2 दिन का भी पीडीएफ पेंडिंग है, वो भी मैं आज जो है डाल दूंगा। ओके, तो आपको तीनों पीडीएफ, आज का भी, कल का भी, परसों का, तीनों मिल जाएंगे आज ही के आज। ओके, और अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो इस तरीके से भी द इकोनॉमिस्ट वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर भी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 1। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, बेटर पॉलिसिंग, बेटर गवर्नेंस, कॉम्बैटिंग मॉइस रिक्वायर्स मोर देन कमांडोज। तो अभी शुरुआत में ऑथर कह रहे हैं कि ये वेलकम स्टेप है कि जो नक्सलवादी लोग हैं, जो नक्सल्स हैं, माइस हैं, जिनको माओवादी भी बोलते हैं, नक्सलवादी भी बोलते हैं, तो उन्होंने एक इकलौते कोबरा फोर्स कमांडो को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ओके, तो लेकिन
22 ऐसे भी हमारे वहां पर सिक्योरिटी के जवान थे जिनको कि शहीद कर दिया गया, जो कि यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान थे हमारे। ओके, तो उनको मतलब बम विस्फोट करके उनकी मृत्यु हो गई, उनको उनको यहाँ पर शहीद कर दिया और एक को यहाँ पर छोड़ दिया। तो एक को छोड़ा उसको तो सही बोल रहे हैं कि चलो अच्छा काम किया, लेकिन जो भाई जिनको यहाँ पर मार दिया गया तो वो क्या है? ओके, तो इसके मतलब यही बात निकाल रहे हैं ऑथर की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी एक रूम दे दें इनको, कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें इनके साथ। ओके, मतलब जो नक्सलवादी लोग हैं वो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको मानते नहीं है। ओके, तो मतलब वो अपना अलग से एक राग अलापते अलापते रहते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर अपनी जो उनकी डिमांड्स है, तो उसी के चलते हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जवानों को ये मारते रहते हैं। तो ये आज की कहानी नहीं है, पिछले लेक्चर्स में मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है कि पिछले कितने सालों से यहाँ पर इतने इतने जवानों को हमारे यहाँ पर शहीद कर दिया गया है इन नक्सलवादी लोगों के द्वारा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर ऑथर बात करें कि हो सकता है जो ये इन्होंने एक बंदे को छोड़ा है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा मतलब गैर घातक सॉल्यूशंस निकल सके, मतलब जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ओके, टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्हीं को बोल रहे हैं हम, माओवादी लोगों को। तो मतलब ये किस किस तरह से निकल सकता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब जो हमारे आर्म फोर्सेस है उनके सामने अपने आप को सरेंडर सरेंडर कर सकते हैं, और यहाँ पर अडॉप्शन कर सकते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, तो बिल्कुल वो भी अपना नुमाइंदा रखें और डेमोक्रेसी में फेथ रखें और अपना नुमाइंदा चुने और भेजें। अगर असेंबली में भेजना असेंबली में भेजें, अगर पार्लियामेंट में भेजना तो पार्लियामेंट में भेजें, तो इस तरीके से चले तो सही वो। ओके, तो वो इसको मानते ही नहीं है और अपने यहाँ पर डिमांड रखते रहते हैं कि हम जिस तरीके से हम हैं वो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो इसी के चलते जो यहाँ पर आपस में जो झगड़ा है वो चलता रहता है। तो ये एक तरीके से झगड़ा भी है ना, तो ये पीठ पीछे वार करने वाली बात हम कहेंगे, क्योंकि अगर कोई गाड़ी जा रही है जवानों की तो रास्ते में कोई लैंड माइन बिछाकर अगर तो आप ब्लास्ट कर दोगे, तो ये कोई मतलब वीरता वाली बात नहीं है। तो ये कांस्टेबल हैं जिनको कि रिलीज कर दिया गया। तो इनका नाम है राकेश्वर सिंह मनहास। ओके, तो मनहास कम्युनिटी जो है ना ये जम्मू रीजन में बिलोंग करती है। ओके, तो इनको अभी रिलीज किया गया है। ओके, तो एक जर्नलिस्ट ही थे मतलब जिनके द्वारा मतलब इनको लाया गया। ओके, अपनी बाइक पर बैठाकर वो लेकर आए थे इनको, मतलब उस एरिया से बाहर निकाल कर लेकर आए थे। ओके, तो ये जो नक्सलवादी लोग थे इन्होंने जो आसपास के जो गांव के लोग थे ना, जो ट्राइबल जो लोग थे, तो उनको यहाँ पर सौंप दिया, फिर उन्होंने आगे आगे सौंप दिया जो यहाँ पर सीआरपीएफ के हमारा जो हेडक्वार्टर था वहां पर। ओके, तो नाम याद रखें, राकेश्वर सिंह मनहास। तो मनहास कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है मैंने उसके बारे में आपको बताया है। तो इस चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है। और आगे क्या बात करें, तो आगे ऑथर बात करें कि कोई भी एक जो गांव वाले जो लोग हैं, जो विलेजर हैं, वो क्या करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं और जो नक्सलवादी लोग हैं उनको बताते हैं कि हमारे गांव के आसपास या फिर कौन से रीजन के आसपास जो है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल जो है तैनात है। ओके, तो फिर उसी हिसाब से ये जो माओवादी लोग हैं ये अपना प्लान तैयार करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उनके ऊपर, जैसे अभी हाल ही में किया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। ओके, और जो जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, ठीक है, तो उनको मार दिया। ओके, तो इसी समय यहाँ पर अगर बात करें जो हमारे रिलेशंस है ना, जो गांव के लोग हैं उनके साथ और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है और जो गांव के लोग, उन दोनों के बीच में तो वो कोई खास अच्छे नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि अच्छा टाई अप हम उन जो ट्राइबल विलेजर्स हैं उनके साथ हम नहीं बना पाए हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो गांव वाले हैं ना ज्यादातर सपोर्ट कर देते हैं माओवादी लोगों की, और सारी खुफिया जानकारी जो है उनको प्रदान कर देते हैं, जिसके चलते उनके पास मतलब वैल्यू इंफॉर्मेशन लग जाती है, तो वो प्लान कर लेते हैं, वो जो है टारगेट कर लेते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। और इसी से डेफिशिएंसीज जो है ना उसका यहाँ पर पता चल रहा है कि जो हमारी गवर्नेंस है ना, उसी में यहाँ पर नाकामियां हैं, मतलब वही उसको ही सही करने की जरूरत है। यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत है कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हम टैकल कर सके। ओके, तो ज्यादातर देखो अगर ये काम होता भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि विलेजर्स मतलब खुद से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा भी होता है कई बार विलेजर्स के ऊपर प्रेशर भी होता है। ओके, देखो गांव वाले लोग जो उनका ये तो वही है ना, तो वो छोड़कर जा नहीं सकते गांव। अगर वो माओवादियों का विरोध करते हैं, अगर उनको यहाँ पर उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, तो उनके साथ भी वो ऐसा ही करेंगे जैसे वो आर्म फोर्सेस के साथ कर रहे हैं, तो वो तो इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्रेस किया जाता है विलेजर्स को। ओके, तो मतलब जो माओवादी लोग हैं उनके द्वारा। ओके, तो माओवादी जो उनका जो वायलेंस है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल तक ही सीमित नहीं है, वो गांव के लोगों तक भी यहाँ पर बढ़ता है। ओके, तो मतलब जुल्म ऑपरेशन मतलब जुल्म करना मतलब किसी के ऊपर। ओके, तो अभी अगर बात करें ऑपरेशन की विलेजर्स के ऊपर, तो हमारी
मतलब दृढ़ रियलिटी रही है भारत के गांव के इतिहास के हिसाब से। अगर आप देख लो, जहां जहां पर भी चोरी डकैतियां के अगर रीजन बड़े हैं ना, अगर पुराना इतिहास उठाकर देख लो, तो वहां पर जो आम विलेजर्स थे ना, उनके ऊपर काफी प्रभाव रहा है। ओके, तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते जो माओवादी लोग हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है ना प्लान कर लेते हैं, और सपोर्ट रहती है इनको, जो ट्राइबल विलेजर्स होते हैं उनकी। और आगे यहाँ पर ऑथर सोल्यूशन दे रहे हैं कि किस तरीके से इस यहाँ पर जो ये इंसिडेंट हो जाते हैं इनका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो अभी बात इसके ऊपर करें। तो शुरुआत में बात करें कि ये अनिवार्य है, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पर जो गवर्नेंस डेफिसिट है, मतलब कि आपकी गवर्नेंस में जो कमी है उसको सही करो। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर ग्रस्त का मतलब होता है जैसे अन्न कहीं किसी यहाँ पर मिल में जो पीसने को दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो मायोस की जो प्रोपेगेंडा मिल है ना, तो उसमें यहाँ पर जो आप खुद से उनका सपोर्ट कर देते हो ना, किसी न किसी तरीके से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो उसके ऊपर फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो माओवादी लोग हैं वो तो सरकार की नाकामियों का ही वो फायदा उठा रहे हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट हो जाती है माओवादियों की, तो अभी उसको सही करना है। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं कि आपने जो नीतियां बनानी वो इस तरीके से बनानी है कि जो नॉर्मल गवर्नेंस आपकी चल रही है ना, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ओके, नए सिरे से कोई चीज शुरू नहीं करनी है, सिर्फ उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन लेकर आना है। तो जैसे अब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या करना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो अभी यहाँ पर भी ये नक्सलवादी यहाँ पर इंसिडेंट्स बहुत होते थे, लेकिन अभी देखो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से लगातार छत्तीसगढ़ में ही ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने अच्छे से कम्बैट किया माओवादियों के साथ, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स को यूज किया, ना कि उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज किया। तो छत्तीसगढ़ में अभी भी बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात, जैसे सीआरपीएफ है। ओके, हालांकि ये पुलिस का ही एक अपग्रेडेड विंग है, जिसका मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब कि अगर जहां पर स्टेट पुलिस नाकाम हो रही हो तो वहां पर हम सीआरपीएफ तैनात करते हैं, और एक तरीके से हमारे रिजर्व में ये फोर्स रहती है। देखो, अगर सपोज करो कहीं बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसको स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओके, तो फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार गुहार लगाती है कि सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजिए। फिर सीआरपीएफ की टुकड़ी आती है। तो हर एक राज्य में एक जो यहाँ पर रीजन होगा, जहाँ पर एक सेंटर सेंटर बनाया होता है कि जहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर उसका बेस बनाया होता है, तो वहां से ही वो आगे प्लान करती है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं यूज किया, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन किया। क्यों किया, क्योंकि पुलिस फोर्स ना वही भाषा बोलती है जो लोकल लोग जानते हैं, समझते हैं। अगर लोकल लोग जो भाषा समझते हैं, तो उसी में अगर उनसे ट्रीट करेंगे, बात करेंगे, तो रिजल्ट कुछ और निकल कर आ सकता है। क्योंकि उनको पता है कि जो माओवादी लोग भी हैं, जो यहाँ पर ट्राइबल विलेजर्स भी हैं, उनका कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, क्या व्यवहार है, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, क्या चीजें, उनकी डिमांड क्या है। तो वो उनको अच्छे से समझेंगे और उसका सोल्यूशन भी अच्छे से बता पाएंगे। ओके, तो अच्छे तरीके से आप जो ना विश्वास जीत सकते हो जो ट्राइबल लोग हैं, जो माओवादी लोग हैं उनका, और अच्छी तरीके से उनके साथ आप कॉपरेशन कर सकते हो अगर आप पुलिस फोर्सेस को लगाते हो, रेदर देन पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर आर्म्ड फोर्सेस। और आगे बात करें कि जब भी कोई माइन ओपन होती है, ओके, तो वहां पर सड़कें बनती है, पाइपलाइन बिछती हैं, और पावर प्लांट जो है ना जंगलों में सेटअप किए जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप, मतलब जो लोग जंगलों से ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो निकलता है उसी को यूज करके, उसी को बेचकर अपना खान पान चलाते हैं, अपना इकोनॉमी चलाते हैं ना। तो अभी उनको भी स्टेक दे दो। जो आप नया यहाँ पर कोई भी नई चीज कर रहे हो, नया नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हो वहां पर उनके जंगलों के आसपास, तो वहां पर भी उनको स्टेक दे दो, अगर वहां उनकी आप जमीन यूज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर कोलेटरल डैमेज वो नहीं होगा। ओके, तो मतलब इस तरीके से आप उनको साथ में लेकर चलो। ओके, अगर आप कोई, ज्यादातर ये लोग क्यों विरोध करते हैं, विरोध करने का कारण यही है, ये कह रहे हैं कि जंगलों को हमने मतलब कटने नहीं देना है। ओके, जंगलों को बिल्कुल सही रखना है जिस तरीके से है। तो कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आता तो ये उनका विरोध करते हैं। तो शुरू से इन कम्युनिटी को यही सिखाया गया है, तो यही इसी का पालन ये करते रहे, तो इसी के लिए शायद भारत के जंगल अगर बचे हैं तो ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है जंगलों को बचाने के लिए। तो यही बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं कि इनको साथ में लेकर चलो। अगर जहां पर जरूरत है, अगर पावर प्लांट लगना है, कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगना है, तो अगर जंगलों की वहां पर कटाई करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत पहाड़ काटने पड़ेंगे। ओके, तो ये उनको साथ में लेकर चलो। तो यहाँ पर यही एक रीजन जहां पर डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन पिछले समय में फेल हो चुकी है, तो जहां पर अच्छे से वो काम नहीं कर पाई, कोऑपरेट नहीं कर पाई इनके साथ, इनके इनके साथ कोऑपरेट करके चलो और सही तरीके से आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर एक पैराडिग्म, यहाँ पर शिफ्ट जो है ना उसकी जरूरत की बात कर रहे हैं कि, और साथ ही साथ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नक्सलवाद है, इसके साथ भी हमने मुकाबला करना है। ये भी इतनी जल्दी बैठने वाला भी नहीं है, तो हमें भी इसके साथ जो है मुकाबला करते रहना है साथ ही साथ। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेलकम मूव फॉर प्री पैक्ट रेजोल्यूशन।
ओके, तो प्री पैक्ड रेजोल्यूशन भारत सरकार के द्वारा ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, तो उसके द्वारा ये रेजोल्यूशन प्लान अभी जारी किया गया है। तो इसके जो नए रूल्स होंगे उनको जल्दी ही जो है बता दिया जाएगा। लेकिन अभी इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, खासतौर पे जो हमारी एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो अभी उसके रिगार्डिंग हम बात करने चले। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो बनाया गया था, जिसको कि 2016 में बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि जो भी कोई कंपनी अगर सही से नहीं चल पाई, अगर कंपनी दिवालिया हो गई, ओके, मतलब जहां जिन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है वो पैसा डूबने की कगार पर आ गया, तो अभी वो क्या कर सकती हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अपना रेजोल्यूशन प्लान दायर कर सकती हैं। और उसमें क्या होगा, उसमें फिर मतलब सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे कि उस कंपनी का क्या करें। ओके, तो क्या किया जाएगा, ज्यादातर ऐसा होता है कि उस कंपनी को उस कंपनी का पूरा एक बायर ढूंढा जाता है कि अच्छे खासे तरीके से जो कि उस कंपनी को जो कि दिवालिया हो चुकी है उसको खरीद ले। सपोज करो यहाँ पर 50,000 करोड़ का टर्नओवर था उस कंपनी का, ओके, अभी डूब गई है, तो एसेट साइज 50,000 करोड़ के आसपास का रह गया, तो अभी बड़ी कंपनी को, बड़े प्लेयर को ढूंढा जाए कि आप इसको खरीद लो। ओके, सपोज करो टाटा को बोला गया कि आप इस कंपनी को खरीद लो, रिलायंस को बोला गया। ओके, तो इस तरीके से रेजोल्यूशन प्लान लगता है, तो उसको समय लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। ओके, तो देखो ये क्यों किया जाता है, तो ये इसलिए किया जाता है कि जिस लोगों ने जिन्होंने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा, तो वो ना डूब जाए, उनका बचाव रखें। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार ने ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में बनाया था। ओके, तो अभी तक काफी केसेस अभी भी दायर हैं। ओके, तो तकरीबन 4,000 से ज्यादा केसेस इसमें लगे हुए हैं। तो अभी जो रेजोल्यूशन निकल कर आता है वो बहुत कम का निकल कर आता है, उसमें भी 2 से 3 साल का समय लग जाता है, क्योंकि नया बायर ढूंढना उसके लिए समय लगता है। और अच्छे से पहले ये चीज देखने की, जो कंपनी अपनी वैल्यूएशन बता रही है कि मैं 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो इसमें भी टाइम लगता है कि सच में है 50,000 करोड़ की, या फिर कम है, या फिर ज्यादा है, तो टाइम लग जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी गवर्नमेंट ने ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एमएसएमईज की। ओके, तो एमएसएमईज ये छोटा अदारा है। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसएमईज का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो देखो, 1 जुलाई 2020 को इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है। ओके, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस हम किनको बोलेंगे, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है ना, प्लांट एंड मशीनरी के रूप में हो रही है, इक्विपमेंट के रूप में कोई मशीन लगाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से यहाँ पर ज्यादा ना हो, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। ओके, तो फिर उसको हम यहाँ पर माइक्रो कंपनी का टैग देते हैं कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। और अगर हम बात करें स्मॉल की, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा ना हो। ओके, तो देखो, इन्वेस्टमेंट होगी 10 करोड़, तो फिर यहाँ पर जब प्रोडक्शन शुरू होगी, ओके, सेल यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जो भी प्रोडक्ट ये बनाएंगे, तो फिर वैल्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो वही इनकम का कुल मिलाकर जो भी सेल वगैरह है, तो 50 करोड़ से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और मीडियम एंटरप्राइज की अगर बात करें, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन सभी कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में हम यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। ओके, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन, तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में बदलाव होता रहता है, यहाँ पर जैसे अभी 5 करोड़ लिखा है, हो सकता है कि अभी 2 साल बाद रिवाइज करें तो यहाँ पर 7 करोड़ लिख दें। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, वो बदलाव करता रहता है। तो अभी ऑथर क्या बात करें, अब ऑथर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो प्री पैकेज्ड इंस्टॉलमेंसी रेजोल्यूशन प्लान ऑफर कर दिए, किन के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वेयर डिफॉल्ट अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक का अगर मतलब डिफॉल्ट हो रहा है, 1 करोड़ रुपए की राशि तक की अगर कंपनी है, तो वहां पर दिवालिया हो रही है वो छोटी कंपनी, तो अभी उसका भी रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका भी समाधान निकाला जा सकता है, रेदर देन कि उसको लिक्विडेट कर दें, उसको बेच दें आगे। ओके, तो अभी इनिशिएट शुरुआत कौन करेगा, जो डेटर है। ओके, मतलब जितने यहाँ पर कर्जा लिया हुआ है, या फिर जिसने जिसने यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, क्रेडिटर्स है, जिसने पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी में, तो दोनों जो है ना, वो एक यहाँ पर प्लान, रीऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जिससे यहाँ पर चांस बन जाएगा एमएसएमईज के सामने कि दोबारा से उसका जो है ना पुनर्वास हो जाए। ओके, दोबारा से वो चलनी शुरू हो जाए, ना कि उसको लिक्विडेट कर दे, मतलब कि किसी दूसरे को बेच दिया और उसका पैसा जो है वो क्रेडिटर ने अपने पास रख लिया, जब डेप्टर ने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं करना। मतलब कि उसको चलने दो, बंद नहीं करना है। अगर चीज बंद होती है तो इकोनॉमी को नुकसान होता है, जीडीपी कम होती है। ओके, तो बंद नहीं करना है, तो अब उसको जारी रखना है, क्योंकि देखो अगर बंद करने की भी बात आ गई ना, जब लिक्विडेट करने की भी बात आ गई, दूसरे को भी बेचना, तो वो 2-3 साल का समय तो वैसे लग जाएगा।
ओके, तो जितना समय ज्यादा लगेगा उतना कर्जा ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना कर्जा ज्यादा बढ़ेगा तो उतनी रफ्तार कम हो जाएगी ग्रो करने की। ओके, तो ये चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो चलती है उसको चलते रखना है। ओके, तो यहाँ पर 1 करोड़ तक का अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर दिवालियापन जो है वो हो चुका है कंपनी का। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी, ओके, वो अगर रिस्टोर नहीं हो पा रही, मतलब नई बात बन रही, रिस्टोर नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो वो अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय कर सकते हैं एफिशिएंटली दोबारा से। जिस भी तरीके से यहाँ पर चाहें कि उनको दोबारा से रीडिप्लॉय करें, दोबारा से नए सिरे से काम शुरू करें, तो वो कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो प्री पैक्स जो भी प्लान, रेजोल्यूशन प्लान जो अभी बताया गया है भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, तो इसको यहाँ पर बात करेंगे। फंडामेंटल पर्पस है इसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, तो इसका मतलब यही मैंने शुरुआत में आपको इसके बारे में बताया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। ओके, तो ये बिल्कुल आराम से ना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क है एसेट्स का, जो यहाँ पर कंपनीज फेल हो जाती तो उनको सही तरीके से टैकल करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर rather than help banks and vendors recover their dues। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर कंपनी को ही चालू रखो, ता जो कि जो रिकवर ड्यूज वगैरह पेंडिंग है किसी भी इन्वेस्टर्स के, तो उसको वैसे रिकवर कर ले, ना कि डायरेक्टली तौर पर मदद करने चले जाए हम बैंकों की या फिर जो ठेकेदार होते हैं उनकी। तो ज्यादातर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बैंक ही तो होते हैं जो जिनका बड़े पैमाने पर पैसा लगा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैंक ही ज्यादातर यहाँ पर केस फाइल करते हैं आईबीसी में कि छुटकारा करो हमारा, कंपनी डूब रही है, हमारा पैसा हमें मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, रेजोल्यूशन प्लान उस कंपनी का बना दो, उसको बेच दो किसी दूसरे के हाथों में, जो पैसा आता है हम बैंकों को वो दे दो, क्योंकि वैसे ही बैंकों की हालत खराब है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो ये प्री पैक्स इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है, कंपनीज को काफी फायदा दे सकती है। तो आगे जो बात करें ना, स्पीड की बात करें, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंपनी को डिस्ट्रेस से बचाना चाह रहे हैं, मतलब कि ज्यादा उसके ऊपर कर्ज ना बढ़े, सही तरीके से वो आगे मूव करती रहे, अगर अच्छे चांसेस उसके सामने आपने पैदा करने हैं कि अच्छे तरीके से वो टर्न अराउंड कर जाए, टर्न अराउंड मतलब कि अगर दिवालिया हो भी रही है ना, तो वापस ही से दोबारा से उछाल भी उसमें आ जाए, पॉजिटिव में उसकी ग्रोथ आ जाए, कर्जा कम हो जाए। तो स्पीड बहुत मैटर करती है कि कितनी जल्दी से रेजोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट रखी गई है इन प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्लान के तहत, जिसको कि 120 दिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 120 दिनों में कंप्लीट करना है यहाँ पर इस रेजोल्यूशन प्लान को। ओके, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे क्या होगा, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो इसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर केसेस चले जाते हैं जब ऐसा भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, या फिर कंपनी उसको लिक्विडिटी मांग रही है, या कंपनी डूब रही है, दिवालिया हो रही है, तो यहाँ पर केस जाता है। ओके, तो केस किसी के भी द्वारा दायर किया जा सकता है, बैंकों के द्वारा दायर किया जा सकता है। ओके, कि हमारा पैसा हमें वापस दो, कंपनी के खिलाफ केस हो सकता है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केसेस की गिनती कम हो सकती है, लोड कम हो सकता है। अगर कोई केस यहाँ पर हार जाता है ना, तो इसके ऊपर फिर एक कोर्ट है कंपनीज के लिए, उसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर एक वर्ड एपेलेट इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर भी अगर फेल हो जाए ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनीज के लिए यहाँ पर कोर्ट्स ये बनाए हुए हैं। तो एनसीएलटी कब बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया, एनसीएलएटी कब बनाया गया, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे बात करें कि जब प्री पैक जो प्रोसेस है वो उसका काम जब चल रहा हो, तो जो जो मैनेजमेंट है ना, वो जो कंट्रोल है पूरी 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 कंपनी का, वो यहाँ पर प्रमोटर के साथ ही यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। ओके, या फिर जो डायरेक्टर्स है उस एमएसएमईज के, उनके साथ ही कंटिन्यू रहेगा, कि मतलब वही चलाएंगे उस कंपनी को आने वाले समय के लिए। जब भी यहाँ पर ये रेजोल्यूशन प्लान वर्क कर रहा हो, जिस समय यहाँ पर ये प्रोसेस काम कर रहा हो कि किसी कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाते रहना है। ओके, तो वहां पर थोड़ा सा पैसा और किसी ना किसी तरीके से आ जाए कंपनी के पास, वो आगे चलती रहे, कंपनी डूबे नहीं, बंद ना हो, पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं करना है उसको। तो प्रमोटर्स, जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, तो वहां पर मुकेश अंबानी वो रिलायंस के प्रमोटर है। ओके, मतलब कि जितने भी नए स्टार्टअप्स आएंगे ना, जैसे मैं बायजूस की एग्जांपल लेता हूँ, तो रविंद्रन उसके प्रमोटर हैं, शुरुआत उन्होंने की थी, आइडिया उनका था कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो बाद में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, काफी बड़ी होगी कंपनी वो धीरे धीरे करके। और रविंद्रन अभी 72nd जो है ना अमीर आदमी बन गए हैं। ओके, तो ये सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन जो एमएसएमईज हैं, तो उनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता है ना ऑपरेशन विद प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर मिनिमल डिसरप्शन होगी ऑपरेशंस में। और यहाँ पर जिसको कि वेलकम स्टेप कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होगी, मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वही जिन्होंने पैसा लगाया उस एमएसएमईज में, तो यहाँ पर उनके पास 66 यहाँ पर पर्सनल वोट जो है ना, उनके पास यहाँ पर प्रावधान दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वोट वेस्ट की जा सकती है विद द मैनेजमेंट,
विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर सीकिंग कोर्ट अप्रूवल। तो जब भी कोर्ट अप्रूवल हो जाती है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्लान दायर किया जाने वाला है, ओके, तो उसके बाद जो है ना, इस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, अगर कोई जो प्लान एमएसएमईज के द्वारा प्रपोज किया जाता है, अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है सीओसी के द्वारा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, कि आपका प्लान सही नहीं है, इससे हमारा क्रेडिटर्स का नुकसान है, हमारा फायदा कुछ नहीं, तो इस तरीके से सपोज करो रिजेक्ट कर दिया, ओके, तो यहाँ पर अगर ड्यूज पेंडिंग रह जाते हैं क्रेडिटर्स के, पूरे नहीं होते, तो उस समय यहाँ पर आरपी की बात करें, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिनका काम ही यहाँ पर रेजोल्यूशन तैयार करना है, ओके, तो फिर वो जो है ना एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लान को कंप्लीट किया जा सके। तो सीओसी हमेशा जो ना ड्राइवर सीट पे ही रहेंगे, ओके, क्योंकि मेन हक ही उनका है कंपनी का, कंपनी के ऊपर मेन इन्वेस्टर्स ही वही है। अगर मैं रविंद्रन की बात करूं तो सारा पैसा उनका थोड़ी है, पैसा तो सारा इन्वेस्टर्स का ना, बायजूस में जो लगा हुआ है, ओके, तो क्रेडिटर्स हमेशा ड्राइवर सीट पे ही रहेंगे, क्योंकि उनको अपना पैसा सही रूप से बाहर निकालना है कंपनी में से, जिस किसी भी तरीके से, ओके, तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कोई भी लॉस लॉस खाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है, ओके, तो सभी इन्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, तो अगर कंपनी डूब रही हो तो तब भी वो अपना पैसा बचाने के ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्री प्रैक जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर इनिशिएट करने की बात करें, विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड विल अट्रैक्ट ए पेनल्टी, मतलब कि जिस भी तरीके का यहाँ पर फ्रॉड अगर होता है तो यहाँ पर पेनल्टी उसके ऊपर हो सकती है, तो इस तरीके ऐसी सिचुएशन को हमें बनने ही नहीं देना है। और आखिर में बात करें कि अगर प्री पैक्स को यहाँ पर आप आईबीसी में यहाँ पर थ्रू किसी अमेंडमेंट के थ्रू अगर आप बचाने की कोशिश करते हो, मतलब कि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, तो ये अच्छी बात है। अगर आप आईबीसी में कुछ अमेंडमेंट करते हो तो अच्छी बात होगी कि मिस यूज ना हो इसका। और ये अभी ये फर्स्ट स्टेप है, प्री पैक्स जो है ना, अभी उनको खोलना चाहिए जो बड़े एमएसएमईज अदारे हैं उनके लिए भी, ओके, तो अगर एक बार ये जो पहले वाला जो ये एमएसएमईज जो 1 करोड़ तक की आपने लिमिट रखी है, अगर यहाँ पर ये अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है, ये प्रोसेस अच्छे से काम कर जाता है ये वाला, तो आगे फिर बड़े के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये चीज खोलो आप, उनको भी मतलब कंपनी बंद ना हो, चलती रहे, ओके, ऐसा नौबत ना आए कि कर्जे के ऊपर वो कर्जा बढ़ता जाए, जितना कर्जा बढ़ता जाएगा ना, आप उसका अंदाजा लगा लो कि एक ना एक दिन कंपनी वो बंद होगी। अगर उसका दायरा कम है, अगर दायरा बहुत बड़ा है, तो फिर हो सकता है कि कोई ना कोई उसका रेजोल्यूशन प्लान निकल जाए। जैसे मैं बैंकों की बात करूं तो बैंक देखो, अगर जब बैंक दिवालिया होता है तो सरकार क्या करती है, सरकार उनको मर्ज कर देती है एक बैंक से दूसरे के साथ, कि चलो काम चलता रहे। लेकिन जब फिर भी काम ना बने, फिर भी 4-5 साल बाद ऐसी नौबत आ जाए कि मर्जर करने के बाद भी फायदा नहीं हुआ, तो फिर भारत सरकार अभी क्या करने जा रही है, अब उसको प्राइवेटाइज करेगी जितने भी सरकारी बैंक है। या मेरे बस से बाहर की बात है, अब इतना पैसा मैं लोगों का टैक्स का पैसा मैं फजूल नहीं दे सकती बैंकों को, ओके, मतलब कि उनको बचाकर चलें कि वो दिवालिया ना हो जाए, ओके, आगे डूब ना जाए, इस चीज के लिए। तो इसी इसी तरीके से छोटी छोटी कंपनीज को भी बचा के चलना है, ओके, बंद नहीं होनी चाहिए। दिवालिया अगर हो रही है, दिवालिया होने की पूरी कगार तक ना पहुंच जाए वो, उनको पहले ही बचा लो। तो बचा कैसे करेंगे, जितनी जल्दी तरीके से हम यहाँ पर उनके अंदर थोड़ी बहुत इन्फ्यूजन कर देंगे कि हाँ, किसी ना किसी तरीके से वहां पर पैसा थोड़ा बहुत देके उसको चला दो, बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें बिग ब्रदर्स वॉचिंग। तो देखो, यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े यहाँ पर प्लेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्लेयर जैसे फेसबुक, गूगल, amazon, इनको किस तरीके से टैकल करके चला जाए। ओके, तो पूरी दुनिया कैसे टैकल कर रही है, अभी इनका मतलब क्या निकलता है आज की इकोनॉमी में, कितना इनका मेजर रोल है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर ना ऑथर की तरफ से 3 लीवर्स ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ओके, तो 3 लीवर्स ऑफ कंट्रोल क्या है, किस तरीके से कंट्रोल बनाकर चले, तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। देखो, एडिटोरियल डिस्कस करने का फायदा पता क्या है, अगर आप 6 से 7 महीने लगातार एडिटोरियल डिस्कशन सुनते हो ना, तो आपका माइंड सेटअप पूरा एनालिटिकल बन जाएगा, पूरी दिमाग की नसों में चीजें बैठ जाएंगी आपके, ओके, फिर मतलब आप जो भी काम करोगे ना, आपको मतलब स्पीड अप मैनर में होगा। ये एडिटोरियल डिस्कशन सुनने का फायदा है। तो ये भी लगातार 6 से 7 महीने सुनोगे, तब जाकर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ेगी। कोई भी एग्जाम आपने क्रैक करना है तो आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, ओके, तो ये फायदा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी देखो 2020 में कोविड के चलते मतलब बहुत बड़े पैमाने पर शटडाउन हुआ, इकोनॉमीज का सभी जगह हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। तो यहाँ पर जो फेसबुक, गूगल और अमेजोन, तो इन्होंने अच्छी खासी जो ना यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जो मार्केट थी वो अक्वायर कर ली। तो यहाँ पर 50% जितने भी यहाँ पर एडवर्टीजिंग यहाँ पर स्पेंडिंग है ना यूएस में, तो यहाँ पर पहली बार देखने को मिली इन तीनों कंपनीज में। ओके, जो लोग अपना पैसा लगाते हैं कि आप हमारी ऐड चलाओ, हमारी कंपनी को प्रमोट करो, तो ज्यादातर लोग फेसबुक, गूगल और अमेजोन तीनों को यूज करते हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा नई नई इनोवेशंस, ओके, विभिन्न तरह की इनोवेशंस की गई, ओके, मतलब समय के हिसाब से, जो कि जरूरी भी थी, अनिवार्य थी। अगर इनोवेशंस होगी तभी तो चीज आगे बढ़ेगी ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर दोगे तो बात नहीं बनेगी।
तो इसी के तरीके से जब बढ़ती गई इकॉनमी तो दाम गिरते गए, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो थी वो अभी ज़्यादा असेसिबल होनी शुरू हो गई। जो भी जितने भी लोग यहाँ पर चाहे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जुड़े हुए तो वो भी यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं एडवर्टीजमेंट का। ओके, तो अच्छे पहला जमाना ऐसा था कि काफी पैसा खर्चा होता था एडवर्टीजमेंट पे, तो अभी देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, तो अभी इतना पैसा खर्चा नहीं होता है, आपकी ऐड लग जाती है, पैसा भी खर्चा भी कम होता है। तो यहाँ पर जो बिग टेक यही है, ये तीनों कंपनीज, इसके साथ और भी जो कंपनीज जो बड़े पैमाने पर अपना यहाँ पर इकोनॉमी चला रही हैं। Okay, तो ये ग्लोबली एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेटिक इक्वलाइजर के रूप में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा इनका इसी के स्पेयर में जो डोमिनेंस है ना वो अभी बढ़ता जा रहा है। ओके, और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इनके सामने यहाँ पर कुछ यहाँ पर चुनौतियां भी हैं कमर्शियल लेवल पर, कुछ कॉम्पिटिटिव रीजन के हिसाब से। कुछ जगह पर ऐसा भी पाया गया, यूके में क्या, ब्रिटेन की अगर बात करूं, तो उन्होंने पहले गूगल के खिलाफ केस चलाया था, अभी फेसबुक के खिलाफ चला रहे हैं कि ये एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज करते हैं। एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज कहने का मतलब कि अगर नया कॉम्पिटिटर इनके मुकाबले में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं कि लोग जो है ना, नए नए नया राइवल जो फेसबुक का सपोज करो खड़ा हो रहा है, तो उसके उसके पास जाए ही ना। ओके, ऐसा इकोनॉमी का मार्केट का सिनेरियो बना देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके लिए भी केस इसके खिलाफ चल रहा है अभी। तो पहले गूगल के खिलाफ था जिसको फाइन हुआ, तो अभी इसके खिलाफ चल रहा है, तो अभी इसको भी हो सकता है कि फाइन हो। ये यूके की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो अभी ज्यादा थ्रेटनिंग ये नजर आता है, मतलब जिस तरीके से पूरे देश में डिजिटाइजेशन अगर बढ़ रहा है आने वाले समय में, तो यहाँ पर एडवर्टीजिंग जो है ना, वो एक तरीके के इंडिकेटर है, मतलब जो कि मतलब एक माइक्रो टारगेट, मतलब कि छोटे से छोटे रीजन में भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर रोल है। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल सिटीजन तक जो है ना, यहाँ पर बात पहुंच रही है जो भी आप पहुंचाना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जितना आपका एडवर्टीजिंग का जो स्केल बढ़ता जाएगा, ओके, तो यहाँ पर उतने बड़े पैमाने पर जो कॉर्पोरेट सर्वेलेंस है ना, तो वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। किस तरीके से कॉर्पोरेट काम कर रहा है, कॉर्पोरेट यही है, जैसे अभी इनकी तीन की एग्जांपल आप ले लो, तो उसमें कॉर्पोरेट में बहुत चीजें आ जाती हैं। ओके, तो जो भी कंपनीज बड़े पैमाने पर काम करती हैं, तो वो क्या, जैसे जियो देख लो, बड़ा कॉर्पोरेशन है ये भी। ओके, एयरटेल हो गया, किस तरीके से काम कर रही है, क्या सिटीजन्स को सही तरीके से बेनिफिट पहुंचा रही है। ओके, कोई जमाना ऐसा था कि ये मनमानी करते थे जब जियो नहीं था। ओके, तो मतलब खुद से पैसा कट जाता था अगर आपने कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई है। ओके, या फिर कोई भी चीज आपने की ही नहीं, फिर भी आपका पैसा कट हो रहा था, तब ये मनमानी थी। लेकिन अब मनमानी नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी डिजिटाइजेशन की वजह से ना चीजें हर एक लोगों के सामने हैं। जरा सा आप यहाँ पर नेगेटिव कर दोगे लोगों के सामने, तो आपकी सब्सक्राइबर जो है ना वो कम हो जाएंगे, लोग दूसरी कंपनी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये सिचुएशन है अभी मार्केट में। तो अभी ऐसे ही जो सर्वेलेंस नेटवर्क्स है, ओके, तो जो जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर अभी थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है गवर्नमेंट के सामने, दोनों चीजें हैं। ओके, थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि सिक्योरिटी, मतलब जो चीजें इनके ऊपर, जो न्यूज कंटेंट इनके ऊपर चल रहा है, जो डाटा इनके ऊपर सेव है, गूगल ड्राइव में आपका बहुत बड़े पैमाने पर डाटा सेव रहता है, लोग करते हैं डाटा सेव। ओके, अपने कंप्यूटर्स वगैरह में कम रखते हैं, तो क्या वो सेफ है? ओके, क्वेश्चन ये है। और दूसरा आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी है, अगर डाटा उधर सेव हो रहा है गूगल ड्राइव में, तो यहाँ पर बाकी का बर्डन कम हो जाएगा। ओके, लैपटॉप चोरी भी होता है तो आपका डाटा आपको वापस मिल जाएगा, जो भी आपने प्रीशियस डाटा वहां पर रखा हुआ है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है सरकारों के लिए। तो ये दोनों बातें हो गई। ओके, थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसको सही तरीके से हमें यहाँ पर ना कोशिश करनी कि इस तरीके से मैनेज करके चले कि बेनिफिट मिले। ओके, तो जैसे यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर ना इनको, इनकी जो इकोनॉमिक पावर एंड डिजिटल गैस की जो डिजिटल ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको किस तरीके से हम मॉडरेट करके चले, कंट्रोल करके चले, तो ये सबसे बड़ी बात है। किस तरीके से जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके चले कि उनका हनन ना हो, प्राइवेसी जो है वो खत्म ना हो। ओके, यहाँ पर फेयर प्रोसेस ऑफ डिसमेंटिंग न्यूज, यहाँ पर कंटेंट की बात कर रहे हैं कि जो भी न्यूज कंटेंट जैसे चलता है ना फेसबुक के ऊपर, फेयर हो, सही हो, झूठा कंटेंट ना चले। ये भी यहाँ पर सही बात है। देखो, झूठा कंटेंट चल रहा है ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप गलत चीज आपके सामने आ रही है, तो आप गलत चीज सुन रहे हो, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर चलता है फेक कंटेंट, मतलब जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता। कुछ फेक कंटेंट ऐसे होते हैं जो दंगे भड़का देते हैं, कुछ फेक कंटेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कि किसी की इमेज ही खराब कर देते हैं। ओके, मतलब जो सही आदमी है उसकी इमेज खराब कर देते हैं। जैसे आप न्यूज चैनल्स में देख लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में न्यूज चैनल वाले जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो सही मायने में वो मुलजिम हो। ओके, ये जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल्स का काम ही ये है कि बिना किसी की डिग्निटी का रिस्पेक्ट किए हुए वो किसी की भी यहाँ पर ना इंसल्ट कर देते हैं, तो वो ये गलत बात है। ओके, तो अभी जो नए सरकार रूल्स लेकर आई ना, अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो उसमें ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई फेक न्यूज कंटेंट चल रहा है ना, तो सजा होगी।
ओके, जो ओरिजिनेटर होगा उसको ढूंढा जाएगा कि शुरुआत किसने की थी। मतलब शुरुआत में वो फेक कंटेंट किसने डाला था, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे पर किसी भी मैसेजिंग ऐप हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ओके, तो पकड़े जाने के चांसेस अभी ज्यादा है। तो अभी यहाँ पर ना, इसको यूटिलाइज करने की बात करें तो तीन लीवर्स ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन फर्म्स को कंट्रोल करके चले। पहला इकोनॉमिक लीवर जो है ना, वो है कि जो ओवरसीज कंपनीज हैं, जो बाहर देश से बाहर से ऑपरेट होती है, तो ये तीनों देश से बाहर से ऑपरेट होती है। हालांकि इनके ऑफिस इंडिया में भी है, लेकिन ये एमएनसी है। तो यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके, तो यहाँ पर ये लो टैक्स रेट जो ना, यहाँ पर एन एवरी फॉरेन जुरिडिक्शन, मतलब कि कम से कम इनके ऊपर टैक्स रेट यहाँ पर है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अभी रिसेंटली बात करें कि जो डिजिटल सर्विस टैक्स रेट है ना, अभी 2 से 10% तक बढ़ा दी गई। किसमें? इंडोनेशिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी इंडियन ओशन में ही ये रीजन है। ओके, तो यहाँ पर बढ़ा दिए गए, इन्हीं के ऊपर जो है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर रेट्स बढ़ा दिए गए। और साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इक्वलाइजेशन लेवल ये इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर 6% टैक्स लगेगा। ओके, इक्वलाइजेशन लेवल के तहत। तो यहाँ पर ये होता क्या है, इसका इक्वलाइजेशन लेवल का मतलब क्या है? इक्वलाइजेशन लेवल का मतलब है, जैसे कोई ये फेसबुक है ना, तो फेसबुक के सपोज करो यहाँ पर आपने अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी है। आप चाह रहे हो कि मेरी ये कंपनी है, और आपने फेसबुक को कहा कि मेरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर दो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपने 2 लाख रुपये दिए। ओके, 2 लाख रुपए दे दिया आपने फेसबुक को, तो उसमें से ना 6% कट होगा। ओके, 2 लाख का 6% निकालो तो वो 12,000 के आसपास बनता है वो। ओके, तो वो 12,000 रुपए जो ना, वो सीधे सीधे जाएंगे गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स के रूप में कट हो जाएंगे। तो ये तभी लगेगा जब यहाँ पर ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। बात समझ में आई? ये फेसबुक है तभी लगेगा, गूगल है तभी लगेगा, अमेजोन है तभी लगेगा। अगर कोई इंडियन प्लेटफॉर्म यहाँ पर एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, तब नहीं लगेगा। ओके, तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडियंस को, ओके, तो तब यहाँ पर जो ना भारत सरकार इक्वलाइजेशन लेवल लगा रही है। 6% का इक्वलाइजेशन लेवल है ये। ओके, 6% टैक्स जाएगा भारत सरकार के पास। तो ये भी तब लगेगा जब कम से कम यहाँ पर 1 लाख रुपए की यहाँ पर लिमिट होगी। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए दिए, उसमें से 12,000 भारत सरकार के पास चला गया, तो 1 लाख की ज्यादा अगर पेमेंट होगी ना, तभी लगेगा ये। 1 लाख से अगर कम की पेमेंट है तब नहीं लगेगा। और इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जहां पर आप सामान वगैरह मंगवाते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वहां पर भी इक्वलाइजेशन लेवल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया 2% का, 2% का। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि एडिशनली अभी हाल ही में क्या हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स ने, ये जो गूगल है, फेसबुक है, तो अभी दोबारा से ना इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जो लोकल पब्लिशर्स है उनके साथ। तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई है। ऑस्ट्रेलिया इकलौता देश है दुनिया का जिसने अपने पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया है कि जो भी लोकल न्यूज पब्लिशर है ना, जो न्यूज कंटेंट पब्लिश करते हैं, जो न्यूज पेपर्स हैं, जिनकी की मेहनत रहती है कि न्यूज ढूंढ कर लाते पब्लिश करते हैं, तो फेसबुक, गूगल क्या करते हैं, उसको उठाकर चल जाती है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो उनका कोई एड रेवेन्यू भी उनको नहीं मिलता है न्यूज पब्लिशर्स को। तो अभी लॉ पास किया है ऑस्ट्रेलिया ने कि यहाँ पर एग्रीमेंट करना होगा आपको, फेसबुक को, गूगल को, जो लोकल न्यूज पब्लिशर्स हैं उनके साथ। तो जो भी एड रेवेन्यू निकल कर आएगा, जो भी न्यूज उनकी आपके प्लेटफॉर्म पर चलेगी, तो उसका हिस्सा उनको देना होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ना कोशिश की गई है यहाँ पर जो न्यूज पेपर्स हैं कि मतलब वो उनको काबिल बनाए रखा जा सके, क्वालिटी और रेलिवेंट कंटेंट वो पेश करते रहे। ओके, तो यहाँ पर दूसरी और बात करें कि यहाँ पर डाउन साइड्स भी यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही है। ओके, तो इसके अलावा बात करें युगांडा की, तो युगांडा की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो इसने क्या किया कि इसने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए बहुत बड़े पैमाने पर। तो साथ ही साथ इसने यहाँ पर कोशिश की कि मैं प्रोटेक्ट करके चलूँ जो लोकल इंटरनेट कंपनीज हैं उनको, जो कि युगांडा में लोकली तौर पर ऑपरेट करती हैं, कि उनके साथ कोई फॉरेन कंपटीशन ना रहे। ओके, तो जिसके चलते इसने एक बैरियर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर अगर जो भी ऑनलाइन रहता है, तो यहाँ पर जो टैक्स है ना, डेली बेसिस पे लगा दिया, $0.05। ओके, तो 6 महीने के लिए लगा दिया, डेली बेसिस पे इतना टैक्स लगेगा। जिसके चलते जो इंटरनेट यूसेज थी इनका, वो रेट गिर गया 12% से ज्यादा। यहाँ पर इंटरनेट इंटरनेट जो यूजेज रेट थे वही गिर गए, मतलब लोगों ने इंटरनेट यूज करना ही बंद कर दिया। तो ये भी सिचुएशन बन गई। ओके, तो ये भी सिचुएशन है, मतलब किस तरीके से अगर टैक्स ज्यादा भी कर दोगे, और यहाँ पर अगर फॉरेन कंपटीशन से बचाने के चक्कर में भी अगर बढ़ेंगे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, दूसरा जो लीवर है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन। रेगुलेशन किस तरीके से करो कि सही तरीके से काम चलता रहे। जैसे यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसकी बात करें तो ये कब बनाया गया? ओके, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की इनटू व्हाट्सएप 2021 प्राइवेसी पॉलिसी। देखो, अभी 2 महीने पहले की बात, व्हाट्सएप एक प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था, तो जिसको कि बड़े पैमाने पर लोगों ने नकार दिया।
फिर बाद में कुछ 2-4 दिन के बाद ही अगर व्हाट्सएप का स्टेटस आप खोलते तो आपको वहां पर लिखा आ रहा था कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी ना एक यहाँ पर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी रिव्यू कर रहा है, ये जो इसकी पॉलिसी है प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से ये काम करेगी। तो ये क्या कह रहे थे, देखो ये कह रहे थे कि आपका जो डाटा है ना उसको ये फेसबुक पर भी चला देंगे। देखो फेसबुक और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप जो है अभी फेसबुक ने खरीद लिया हुआ है, तो फेसबुक पर भी आपका डाटा जो है ना वो चलाया जा सकता है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न खड़े हो गए कि हमारा कोई भी डाटा जो है आपस में एक्सचेंज होता है, तो पता नहीं कौन सा डाटा ये चला दें फेसबुक के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग ये कंसर्न बन गए। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ना बात करें कि सिग्निफिकेंट मार्केट बैरियर्स जो है ना, जो स्मॉलर सेंटर एंट्रेंट्स हैं, यहाँ पर जो और जो गवर्नमेंट्स हैं तो उसके सामने यहाँ पर पैदा हो गए। तो यहाँ पर फेसबुक यही काम करना चाह रहा है। ओके, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे चलाएगा जो कि व्हाट्सएप पे आप चला रहे हो। तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी को खंगोल रहा है अच्छे से, मार्केट बैरियर जो होंगे उसको देखेगा किस तरीके से ये काम करेगा, जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें टू रिस्ट्रेन फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल थ्रू कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज। तो आने वाले समय में सही तरीके से अपनी पॉलिसी बनाए, चाहे ट्विटर हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो। और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो लीवर है ना रेगुलेशन वाला, तो यहाँ पर टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज कंटेंट की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कि अगर आप न्यूज कंटेंट आप शो कर रहे हो तो समय के हिसाब से करो। ओके, तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो, मतलब जो कंटेंट आप यहाँ पर चला रहे हो ना, तो उसका जहां से भी कंटेंट आपका आया है तो उसके रिगार्डिंग पेमेंट भी आपकी अच्छे से उधर हो जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ किस बात का ध्यान रखना है कि जो न्यूज़ फीड है, ओके, जैसे आप फेसबुक खोलो तो न्यूज़ फीड निकलती है ना, सामने आपके ट्रायल चलता रहता है कि क्या मतलब किसने पोस्ट की, क्या पोस्ट किसने की है, क्या न्यूज़ चल रही है, उसका भी आप ध्यान ध्यान रखो, उसको भी मेंटेन करके चलो, सही तरीके से चलती रहे। लेकिन जब बात करिए जो गवर्नमेंट एक तरीके से सोल आर्बिटर के रूप में काम करती है ना, मतलब कि कोई भी जैसे इन्फ्लेमेटरी कंटेंट आ गया, कोई गलत न्यूज़ आप चला रहे हो फेसबुक के ऊपर ही, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो बिहेवियर है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, जैसे कि अभी इन्वेंट किया, इन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021। तो इसको अमेंड करके इन्होंने क्या किया, इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई न्यूज कंटेंट चल रहा है तो उनको यहाँ पर ऑफेंसिव कंटेंट को रिमूव करना होगा। तो इससे यहाँ पर ऑथर बात करें कि इस तरीके से आप इंटरनेट फ्रीडम्स को ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ओके, जिस जिस तरीके से आपने ये रूल लेकर आए हो, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि ओरिजिनेटर जो है उसको ढूंढो, अगर जिसने भी फेक कंटेंट शुरुआत की है, तो ये आज़ादी के ऊपर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हनन हो रहा है। ओके, तो फेसबुक की यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है तो उसमें यही चीज़ पाई गई है कि ग्लोबली गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर यूजर डाटा इंक्रीज बाय अराउंड 23% इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020। ओके, तो पिछले साल जो दूसरा हाफ है, ओके, जो यहाँ पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो वहां पर 23% के हिसाब से जो अलग अलग सरकारें हैं देशों की, उन्होंने यहाँ पर डिमांड बढ़ाई है कि यहाँ पर जो यूजर डाटा है ना, तो यहाँ पर उसको किस तरीके से आप काम कर रहे हो उसको ले, और वो यूजर डाटा जो है ना आप हमें अवेलेबल करवाएं। तो देखो डाटा प्रोटेक्शन भी बड़ा एक अहम रोल रहता है कि किस तरीके से फॉरेन प्लेयर्स हमारे लोगों का डाटा यूज कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी डाटा आप जो भी सर्च करते हो ना, वो सारा का सारा डाटा अमेरिका में स्टोर होता है। तो भारत सरकार हमेशा चाहती है कि उसको इंडिया में स्टोर किया जाए, जिसके चलते अलग अलग देशों की सरकारें रिक्वेस्ट करती रहती हैं कि हमें डाटा प्रोवाइड करो हमारे लोगों का, क्या किस तरीके से आप चला रहे हो, किस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। और जो तीसरा लीवर वहां पर डाटा प्रोटेक्शन की ही बात कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा को प्रोटेक्ट करके चला जाए। जो सिटीजन है, जो कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ पर वही यहाँ पर एक तरीके से फुल प्रूफ डिफेंस यहाँ पर होना चाहिए। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा इशू ये बनकर आ रहा है कि किस तरीके से उनकी एबिलिटी है कि वो असेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टाइजर्स की या गवर्नमेंट्स की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि यहाँ इंडिया से जा रही है यूएस में, जो कि स्टोर हो रही है फेसबुक के रूप में, गूगल के माध्यम से। जो भी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो वो सारा डाटा वहीं पर स्टोर हो रहा है, इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा है। तो अगर चाइना की बात करें ना, तो चाइना इसलिए अपने अपने प्लेटफॉर्म बनाकर चलता है, उसका अगर फेसबुक का भी एक राइवल है, गूगल का भी राइवल है, तो ज्यादातर लोग उस राइवल्स को ही पसंद करते हैं अगर चाइनीज की लोगों की बात करें तो उससे उनको क्या फायदा है, उनका डाटा वहीं पर स्टोर है उनके देश के लोगों का। ओके, तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जो चाइना बनाकर चलता है अपने देश के लोगों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर नहीं है, इसके भी बहुत सारी रीजन है। ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक जैसा राइवल नहीं खड़ा कर सकते, गूगल जैसा राइवल नहीं खड़ा कर सकते। ओके, कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक मतलब जियो पॉलिटिक्स भी यहाँ पर आ जाती है इस रीजन में कि बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट बनी हुई है गूगल और फेसबुक की भारत में। ओके, तो जिसके चलते अमेरिका जो भी कदम लेता है ना 100 बार सोचता है कि इंडिया के खिलाफ मैंने नहीं जाना है, अगर कोई भी मुद्दा अगर ऐसा आता भी है।
ओके, तो थोड़ा नरम पड़ जाता है। तो पहले बहुत हावी रहा है अमेरिका किसी समय पर, जब भारत से कोई फायदा उसको नहीं मिलता था। ओके, तो ये सिचुएशन भी है जिसको कि ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। तो आगे बात करें कि ये जो फाइनल लीवर है, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, ओके, तो यहाँ पर उनको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, एनकरेज करना है जो सिविल अनरेस्ट है, और एनेबल सिटीजन सर्वेलेंस, मतलब कि सिटीजन इस तरीके से यहाँ पर काम करे ना, तो इस तरीके से आगे उसी चीज को प्रमोट करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है प्राइवेसी, फिर होता है डाटा प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो कमर्शियल गेन है ना, तो उसको यहाँ पर लिमिट हो सकता है। तो इट्स लिमिट्स द कमर्शियल गेन्स फ्रॉम ट्रेडिंग इन प्राइवेट डाटा टू एक्सप्लॉइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल एजेंडाज। ओके, देखो कई बार डाटा का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, ऐसा होता है कि आपका डाटा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर क्या चीज ढूंढ रहा है। जैसे आप कोई भी चीज सर्च करोगे तो वो आपके प्लेटफॉर्म के आपके सामने आपके आती रहेगी बार बार। अगर आपने कोई मोबाइल फोन सर्च किया तो वो बार बार आपके सामने आता रहेगा। तो वो इसी इसी कारण होता है, क्योंकि आपका डाटा ना उन लोगों के पास है, और आपके डाटे को मैनिपुलेट करते देखते रहते हैं। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज भी ये डाटा मांगती हैं, ये फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी से, जिससे कि उनको पता चलता है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, और जो कंज्यूमर की डिमांड होती है उस तरीके से वो प्रोडक्शन उतने बड़े पैमाने पर करते हैं। और इससे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी फायदा होता है। उनको भी पता चलता है कि लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, और किस क्या क्या चीजें उनकी डिमांड में है। तो ये सब चीजें पता चलती रहती हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर ना, इसको भी बात करें कि डाटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसकी कमर्शियल गेन जो है ना, उसको लिमिट करना है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कंट्रोल करके चलना है कि डाटा को यूज करके उसके नाजायज फायदे ना उठा ली जाए। ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडास की बात करें या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ऐसा होता है। ओके, इसको कंट्रोल करके चलना है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो यहाँ पर अगर बात करें कुछ रेगुलेशंस की, जैसे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर, तो यूरोपियन यूनियन में ये रेगुलेशन बनाया गया। और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, ये यूएस का एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो जिसने ये बनाया लॉ। देखो यूएस की बात करो ना, तो उनके 50 राज्य हैं। तो 50 के 50 राज्य यहाँ पर ऑटोनोमसली काम करते हैं। उनका अपना संविधान, अपना झंडा है। ओके, तो अपनी उनकी अपनी 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 कोर्ट्स हैं, तो अपने अपने फैसले खुद लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से कैलिफोर्निया ने अपने यहाँ पर बनाया, ये लॉ एक्ट बनाया। तो जिस तरीके से, इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है जिसने कि यहाँ पर कोशिश की है, यहाँ पर कोई लेजिस्लेशन बनाया हो इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर प्राइवेसी, मतलब कंज्यूमर की प्राइवेसी का ध्यान रखना, उसका डाटा का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज, ओके, सो दिस इज बिकॉज ए कंट्री दैट allows privacy laws to protect consumers from the prying eyes of digital platforms also needs to shield those same citizens from the pamphletic gaze of state surveillance। मतलब कि वो ये भी चाहते हैं कि जो उस देश की सरकार है, जिस तरीके से वो सर्वेलेंस बनाकर चल रही है अपने देश के नागरिकों के ऊपर, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना है। मतलब उनसे भी, अपने नागरिकों को सरकार से भी बचाकर चलना है, और यहाँ पर इन कंपनी से भी यहाँ पर बचा के चलना है। तो ये दो चीजें यहाँ पर, जिसके ऊपर यहाँ पर प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई डाटा अगर सरकार भी देख रही है, तो वो भी तो प्राइवेसी का हनन है ना। तो अगर कोई कंपनी देख रही है, तो वो भी प्राइवेसी का हनन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको न्यूक्लियर ऑप्शन यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, तो यहाँ पर हो सकता है वो इनफेक्चुअल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से भी हम यहाँ पर लिमिट करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, शेप करने की कोशिश करेंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर ये काम करती जाएगी। और हो सकता है कि इसका जो दायरा है वो कम होता जाए लगातार, जो है वो लिमिट होता जाए लगातार। और आगे बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही इच्छा जो है ना वो प्रकट की है, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है किसी कंपनी के संचालन में इन्फ्लुएंस करने की। ओके, तो यहाँ पर रिसेंटली एक बात कर रहे हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है व्हाट्सएप को कि वो ऐड करे अल्फा न्यूमेरिक हैशटैग्स को, जो कोई भी मैसेज जो है कन्वे हो रहा है किसी दो यूजर्स के बीच में। अब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत सरकार चाह रही है, सुझाव दे रही है व्हाट्सएप को कि अगर आपने ये चीज ढूंढनी है कि पहला ओरिजिनेटर कौन है मैसेज का, जिसने भी फेक कंटेंट फैलाया, फेक कंटेंट फैलाना शुरू किया है, तो उसके तहत पूरे इंडिया में जहां पर भी व्हाट्सएप चल रहा है ना, तो अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को मैसेज कर रहा है ना, उस मैसेज के साथ एक अल्फा न्यूमेरिक हैशटैग लगा दो। ओके, जैसे अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल के अल्फाबेट्स होंगे, जिनको कि कंबाइन करके कोड बन जाएगा, और हर एक मैसेज के पीछे एक कोड रहेगा, जो कि यहाँ पर जिसको कि व्हाट्सएप जो है विजिट कर सकता है, उसको वो देख सकता है। जिससे ये चीज रहेगी कि जब भी यहाँ पर फेक कंटेंट जब चढ़ेगा, तो वो जो हैशटैग अल्फा न्यूमेरिक हैशटैग होगा ना, उसके नंबर से पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन से वाले यूजर को बिलोंग करता है। और जब ये यूजर को बिलोंग करता है, वो यूजर जब पता चल जाएगा, तो फिर पकड़ा जाएगा यूजर कि जिसने शुरुआत की थी, जिसने फेक कंटेंट पहली बार डाला फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर।
तो ये चीजें यहाँ पर बात की जा रही। तो व्हाट्सएप का भी रिप्लाई आया था बाद में जब ये चीज हुई थी। तो व्हाट्सएप ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हम मैसेजेस को, हर एक मैसेज के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पर हैशटैग लगाने शुरू कर दे, ये बहुत टफ हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बात की गई थी, सुझाव दिया गया था कि हर एक मैसेज पे आप अल्फान्यूमेरिक हैशटैग लगा दो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर आप इस तरीके से चलते हो, तो या आप जो भी मैसेजेस है ना, तो उनको आप अच्छे तरीके से आप जो है एनक्रिप्ट कर सकते हो। और इसी के चलते फेसबुक की बात कर रहे हैं कि फेसबुक ने भी अपनी यहाँ पर अनिच्छा जाहिर की है कि जो रूल्स यहाँ पर दिए गए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके, तो यहाँ पर कि वो सही तरीके से उनका यहाँ पर यूज ही नहीं है। ओके, निष्क्रिय उनको कर दिया गया फेसबुक के द्वारा, जिसके तहत वो माना ही नहीं फेसबुक। दूसरी ओर जो मार्क जकरबर्ग जो सीईओ है फेसबुक के, तो यहाँ पर वो भी यूएस कांग्रेस, जो यूएस की पार्लियामेंट, इसको हम यूएस कांग्रेस बोल रहे हैं, तो उसके साथ भी ये काम कर रहे हैं। उनको भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फेसबुक को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो उनका भी सामना कर रहे हैं दूसरी ओर। और फेसबुक के जो इंडिया के सीईओ हैं, तो वो भी सेम जैसे नोटिस उठा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रही है, जिस तरीके से वो अमेंड कर रही है जो टेक्नोलॉजी रूल्स अभी जो बनाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो जो कानून, और आगे आखिर में बात करें कि हो सकता है कि शायद ये जो प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को एक ट्रेवल परमिट के तौर पर यहाँ पर देखें कि एक परमिशन मिल रही है कि आपने ट्रैवल करना है। तो लेकिन ज्यादातर ये हो सकता है कि इस तरीके से ना देखे कि उनको ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। ओके, मतलब किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये भी चलो सिचुएशन हम मान सकते हैं कि बाहर वाले प्लेटफॉर्म जो है ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको अभी कोशिश करनी है रॉबस्ट, ट्रांसपेरेंट, परमिशन बेस्ड जो है ना, परमिशन बेस्ड जो डाटा प्राइवेसी पॉलिसी है, उसका निर्माण करे सिटीजन्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और यहाँ पर ऐसा ही कोई भी यहाँ पर लड़ाई वगैरह जो है ना, हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ हमें नहीं करनी है। ओके, गवर्नमेंट को अपने बिहाफ के ऊपर सही तरीके से काम चलाना है। ऐसा भी नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे हावी हो जाएं कि वो, मतलब वो भी मजबूर हो जाएं अपने अलग रास्ते तय करने करने पर कि क्या किस पैमाने पर वो इंडिया में ऑपरेट करें, किस पैमाने पर ना करें। यहाँ पर जो तनख्वाह, और अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें ट्रीटिंग अंडर एस्टिमेशन बिहेवियरली इन्फॉर्म्ड हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इम्प्रूव कोविड कॉम्प्लाइंस। तो देखो अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी सेकंड वेव दोबारा से बढ़नी शुरू होगी कोविड 19 की। उसके चलते यहाँ पर ना जो बिहेवियर है उसके बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो यहाँ पर एक जनवरी 2021 की स्टडी है जो कि पब्लिश हुई है सोशल साइंस एंड मेडिसिन के यहाँ पर नाम के जर्नल में। तो यहाँ पर ये चीज पाई गई है कि जब यहाँ पर लोगों को एक्चुअल डाटा दिखाया जाता है ना, पिछले यहाँ पर जो पिछले 3 महीने हैं, जो पिछले 3 हफ्ते हैं, जितने मतलब कोविड 19 के केस बढ़े हैं लगातार पिछले 3 हफ्तों में, तो उसमें यहाँ पर जो प्रेडिक्शन लगाई जाती है ना, मतलब जो चौथे महीने में, चौथे हफ्ते में केस निकल कर आएंगे, जब 5वें हफ्ते में केसेस जो निकल कर आएंगे, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है ना अंडर प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, अंडर प्रेडिक्शन की जा रही है जो आम लोग हैं उनके द्वारा। कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर पिछले 3 महीनों में लगातार केसेस बढ़े हैं ना, तो अगले वाले आने वाले हफ्तों में, सॉरी, अगले आने वाले हफ्तों में, चौथे या 5वें हफ्तों में केसेस नहीं बढ़ेंगे। खुद से ही एस्टिमेशन ऐसी लग रही है। ओके, तो उसको यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आता है ना, जो एक्चुअल केस निकल कर आ रहा है, जो यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, उसको यहाँ पर हम ईजीबी बोलते हैं। ओके, ईजीबी का मतलब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस। ओके, तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है जब यहाँ पर बात की जाती है कि पिछले हफ्तों में कुछ केसेस बढ़ते आ रहे हैं, तो आपकी प्रिडिक्शन क्या हो जाती है उसके हिसाब से। लोग जो है ना यहाँ पर अपने हिसाब से ग्रोथ को लीनियर लीनियर करने की कोशिश करते हैं, मतलब समान हो गई है जो ग्रोथ है, कम होनी शुरू हो गई है कोविड 19 के केसेस की। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर हम इसी चीज को, ईजीबी को हम यहाँ पर रेलेवेंट करके समझे ना, जो कोविड 19 का सबरेट है, तो सेम बात समझ आ रही है सामने हमारे, यही निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज का, यहाँ पर इसी फिनोमेना का ना असर भी देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो जब यहाँ पर सेकेंड वेव पैंडेमिक की जो है निकल कर आ रही है सामने, ओके, लोगों का बिहेवियर यही है कि नहीं, कम हो जाएगा, आने वाले समय में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही सोचकर लोग ना बेखौफ आगे जो है बाजार में घूम रहे हैं। तो ये यही बात यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर इसकी इम्प्लीकेशन है एजीबी का। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये क्या है, जहां पर आप मास्क पहन के चलो, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके चलो, ये उसका बिहेवियर है। ओके, तो यहाँ पर इसको गैर तुच्छ यहाँ पर बात बोली गई है, मतलब कि उसको सोचा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर बात करें कि सपोज को एक पर्सन है जिसका ईजीपी बहुत हाई है,
तो ईजी भी बहुत हाई है, तो मतलब वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि नंबर ऑफ केसेस जो है ना फ्यूचर में वो बहुत कम होंगे, जो आज के जो एक्चुअल नंबर है ना उसके हिसाब से। ओके, तो इसी तरीके से तो अगर यहाँ पर किसी की यहाँ पर इतनी ज्यादा ही जीबी नहीं भी है ना, मतलब कम भी है, तो फिर भी यही यहाँ परसेप्शन यही है कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिजीज कम हो जाएगा, फैलना कम हो जाएगा, तो पिछले यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर उसके मुकाबले में। तो स्टडी यहाँ पर शो कर रही है कि ऐसे पर्सन जो है ना, मतलब कि जो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, तो उससे यहाँ पर लेस कंप्लाई, मतलब उसके साथ जो अनुपालना करनी चाहिए ना उन रूल्स की, वो नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह नहीं यूज कर रहे, मास्क नहीं वेयर कर रहे, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वो लोग ज्यादा यहाँ पर नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे हैं, मतलब कि अनुपालना नहीं कर रहे हैं रूल्स की। ओके, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोशल सेक्शंस ऑन कॉम्प्लायंस बिहेवियर, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वीक कर रहे हैं उस चीज को, वो लोग जब जो कि मतलब फॉलो नहीं कर रहे। जो एक और सरकार कह रही है कि आप मास्क वगैरह पहन के चलो, जो यहाँ पर रूल्स हैं उनको ही आप जो है फॉलो करके चलो, तो जो लोग नहीं कर पा रहे ना, तो दूसरे के ऊपर भी वो यहाँ पर नेगेटिव इंटेंट लगा रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब, जैसे आपने सपोज करो रुमाल पहनकर निकले हो, मास्क पहनकर निकले हो, बाजार में जा रहे हो, तो आपके सामने काफी सारे लोग आ रहे हैं कि जो मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी घूम रहे हैं, लेकिन मास्क वगैरह नहीं पहना है, सैनिटाइजर नहीं यूज हो रहा है, तो उससे फिर आपको भी देखने को और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर जॉब कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग, तो उसके बारे में बात करें कि सही तरीके से जिस तरीके से काम करना चाहिए। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको यहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए, जो देश के बड़े बड़े लीडिंग एपिडेमोलॉजिस्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो एपिडेमोलॉजिस्ट है, तो ये एक तरीके की ये भी स्टडी होती है जहाँ पर एनालिसिस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशंस इन डिफाइंड पॉपुलेशन। हर एक रीजन में यहाँ पर पाया जाता है, पैटर्न बनाया जाता है कि क्या यहाँ पर सेहत के रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट्स निकल कर आ रहे हैं, मतलब कैसी सेहत है, किस तरीके से यहाँ पर बीमारियां फैली हुई किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो इस पूरी चीज की यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनके साथ कंसल्ट करें, और यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स उनके साथ कंसल्ट करें रूटीनली, और साथ ही साथ जो है ना पब्लिश करें जो भी यहाँ पर कोविड 19 के रिगार्डिंग जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हर एक हफ्ते के हिसाब से यहाँ पर उनको पब्लिश करें। और यहाँ पर ऐसी फॉरकास्ट को, ऐसी पब्लिकेशन को बड़े पैमाने पर मीडिया में भी उनको यहाँ पर उनका प्रसारण करें कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पर मदद मिलेगी, तो यहाँ पर सही तरीके से जो ग्रोथ हो रही है ना कोविड 19 के केसेस की, तो यहाँ पर लोगों के दिमाग तक भी वो बात पहुंचेगी सच में हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मदद मिलेगी इस तरीके से, जो रिस्क निकल कर आ रहा है उससे यहाँ पर बचा जा सके आने वाले समय में, एनकरेज किया जा सके कि यहाँ पर लोग जो है ना कोविड अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं वो अपनाकर चलें, मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि दुश्मन सामने खड़ा है और बिना हथियार के हम जो है ना घूम रहे हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है, तो इससे बचना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसीलिए मैंने ये जरूरी डिस्कस किया है इस एडिटोरियल को। ओके, तो ये सेहत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर ये सोच के चल रहे हो ना कि क्या हो जाएगा अगर हो जाएगा तो कोविड 19, तो देखो ऐसे है कि एक देखो एक बिल्कुल नई चीज है। ओके, आपने नई स्कूटी लेकर आए हो, ठीक है, तो उसमें कुछ डैमेज हो गया। ओके, तो डैमेज एक बार हुआ तो मतलब वो उसका इम्पैक्ट रहेगा रहेगा उसके ऊपर। तो इसी के तरीके से हमारी बॉडी है, कोई डैमेज रहेगा ना उसका इम्पैक्ट रहता ही रहता है। तो कोशिश यही करो कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है तो उसको स्ट्रांग ही रखो। ओके, उसको यहाँ पर कोई भी बीमारी के साथ उसका संस्करण मत होने दो, क्योंकि किसी भी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल में आपको पता नहीं है, ना ही किसी साइंटिस्ट को पता है कि उसका कितना नुकसान हो सकता है गहराई में अगर।
तो अभी फ्रंट पेज में इसी के रिगार्डिंग ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर मीटिंग हुई है सीएम्स की पीएम के साथ। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि चिंता नहीं करनी है, अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो यहाँ पर जो आरटीपीसीआर चेक्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करो कि पता लग पाए कि यहाँ पर किसको कोविड-19 है, किसको नहीं है। और इसके अलावा टेस्टिंग को यहाँ पर बढ़ाओ, और साथ ही साथ जो भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसके आसपास जो भी यहाँ पर 30 लोग जो कांटेक्ट में हैं तो उनको भी आप टेस्ट करो अच्छे से। तो अभी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, अभी मतलब बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है। तो यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अगर कोविड-19 के खिलाफ हमने अगर की जा रही है, वैक्सीन के यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है कि किनको पहले लगानी, किनको बाद में लगानी है। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 11 से 14 के बीच में यहाँ पर वैक्सीनेशन फेस्टिवल मनाने की बात कर रहे हैं। जिनको कि यहाँ पर 45 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बात की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें शेयर चैट की, तो शेयर चैट भी एक मैसेजिंग ऐप है। तो ये भी जो है ना यूनिकॉर्न बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में $502 मिलियन जो है रेस किए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी टाइगर ग्लोबल ने ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया। कल भी टाइगर ग्लोबल ने ही इन्वेस्ट किया था। ग्रो ऐप के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो भी यूनिकॉर्न बन गया। और शेयर चैट भी अब यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न हम उसको बोलते हैं जहां पर जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। ओके, तो ये इन्वेस्टर्स हैं टाइगर ग्लोबल, लाइट स्पीड वेंचर्स, स्नैप एंड ट्विटर। वाले 3 से 5 सालों में इन्होंने बनाने हैं। तो आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से। तो भारत की पीएलआई स्कीम चल रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो कल ही भारत सरकार ने क्या किया कि अनाउंस कर दी, राशि अनाउंस कर दी। हमने पढ़ा था कि जो सोलर यहाँ पर मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे उसके रिगार्डिंग, जो व्हाइट गुड्स बनाए जाएंगे उसके रिगार्डिंग। तो अभी इसी के चलते अच्छा खासा यहाँ पर ना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है चाइनीज कंपनीज का और यूएस कंपनीज का, जो यहाँ पर सोलर सेल्स में काम करती हैं, सोलर मॉड्यूल्स बनाती हैं। तो अभी वो चाह रही हैं कि इन्वेस्ट करें भारत में। तो चाइना की लोंगी और ट्रिना भारतीय कंपनीज के साथ यहाँ पर टाइप बनाने की और सोच रही है। और यूएस की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर इंटरेस्ट जता रही है कि इन्वेस्ट करेंगी भारत में आकर। तो मॉड्यूल्स कैपेसिटी इन इंडिया अभी देखो 9 से 10 गीगावाट है। सोलर सेल्स की 2.5 गीगावाट है। डिमांड पर ईयर 30 गीगावाट की है। ओके, तो सिलेक्शन पैरामीटर्स होंगे, मतलब जिस तरीके से इंटीग्रेशन, इनकी कैपेसिटी किस किस पैमाने पर ये बढ़ाना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो तभी जो है यहाँ पर इनको अप्रूवल दी जाएगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कि भारत में आकर आप इन्वेस्ट करें। तो आगे देखो कोविड-19 वाले पेज में से, तो यहाँ पर न्यूज है कि अभी 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही रिपोर्ट आई है कि डेथ जो है ना अभी डबल हो चुकी है। मतलब 2 हफ्तों के अंदर अंदर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे केसेस ज्यादा डबल हो चुके हैं अभी। तो अबाउट 617 सीरियस और सेवर एडवर्स इवेंट जो है ना अभी रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ओवर हाफ ऑफ द डेथ्स कैटेगराइज्ड एज द अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मतलब कि कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और आगे यहाँ पर बात की गई है फास्टैग के बारे में कि 95% तक की पेनिट्रेशन फास्टैग की हो चुकी है जो नेशनल हाईवेज है वहां पर। और अभी ऑन एवरेज बात कर रहे हैं कि 95% तक ये पहुंच चुका है। तो ज्यादातर जितने भी टोल प्लाजा है 97 से 98% फास्टैग वहां पर यूज हो रहा है। और 30 मिलियन यहाँ पर फास्टैग यूजर अभी यहाँ पर प्रेजेंट में। तो आगे न्यूज डिस्ट्रप्शन वाले पेज में तो यहाँ पर एक और यूनिकॉर्न बना है।
ओके, गपशप करके नाम एक यहाँ पर ऐप है जो कि अभी 10th यूनिकॉर्न बना है इस साल में। ओके, तो यहाँ पर और लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का यहाँ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अभी फाइनेंसिंग राउंड जो है इसका अभी मैसेजिंग ऐप है। तो गपशप का मतलब भी है कि बातचीत करनी। ओके, तो ये भी जो है अभी इसी कैटेगरी में आ चुका है। तो इसके अलावा और कौन कौन से यूनिकॉर्न बने हैं? मीशो बन गया है, शेयर चैट बन गया, क्रेड बन गया, ओके, फार्म इजी बन गया, ग्रो ऐप बन गया। तो ये अभी हाल ही में जिनके बारे में हमने डिस्कशन की है, तो ये इसी साल में बने हैं ये। ओके, पिछले साल में हमने 11 यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किए थे, हालांकि पैंडेमिक की सिचुएशन थी उस समय। तो अभी इस साल में ये अभी 4 जो है ना, ये 5 जो है बन चुके हैं। और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें है कि अमेज़न ने 3 लाख नई जॉब इंडिया में प्रोड्यूस की हैं 12 महीनों के अंदर-अंदर। ओके, तो यहाँ पर डिजिटाइज़ किया है 2.5 मिलियन एमएसएमईज़। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है बड़े पैमाने पर ऑफ $1 बिलियन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके चलते नौकरियां भी बढ़ी। ओके, तो 1 बिलियन अमेज़न enabled एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। ओके, बेजोस बेजोस जो है ये चेयरमैन है, ये अभी चेयरमैन है अमेज़न के। Okay, had committed to export goods worth $10 billion from the country by 2025. ओके, तो हमारे देश से ये एक्सपोर्ट करेंगे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे अमेजोन का, तो इसके बारे में भी कमिटमेंट दे रहे हैं। 3 बिलियन cumulative एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, 10 million MSMEs Amazon looks to digitize by midday of the one farm be members of specified trade union. It is a method of strict labor for maintaining high wages supplied by the powerful trade union. तो बंद दुकान इसका मतलब है कि एक तरह की ये रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं किसी एक फर्म के, सपोज कर लो, तो जो भी यहाँ पर उसके मेंबर्स जो है ना, ऑफ ए स्पेसिफाइड ट्रेड यूनियन। ओके, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दैट ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए गिवन फर्म बी मेंबर्स ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रेड यूनियन, अगर वो किसी ट्रेड यूनियन के यहाँ पर मेंबर बनना चाह रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये मेथड इसको बोलते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग लेबर सप्लाई एंड मेंटेनिंग हाई वेजेस अप्लाइड बाय द पावरफुल ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियंस बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है अलग अलग फर्म्स में। तो ये यहाँ पर जो लेबर होती है ना, उनका सपोर्ट करती है, कि मतलब उनका यहाँ पर वेजेस के मामले में कोई नुकसान ना हो, तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स उसके मामले में कोई नुकसान ना हो, सेहत का